बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिर बाकायदा आगाज करते हैं आज का ये डिस्कशन का। तो डिस्कशन जो है हमारी स्टार्ट हुई थी फितरत से। और हमने कहा था कि फितरत में वो खूबियाँ या वो क्वालिटीज़ या वो पोटेंशियल्स हैं जो इंसान को दिए गए हैं, और ये सब लोगों में सेम होंगे। अ, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं होगा। और हमने ये देखा था कि मिजाज को आमतौर पे फितरत समझा जाता है, लेकिन ये एक गलत इस्तेमाल है, गलत कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमने दुनिया को किस तरह से, यानी इस जमीन पे आने वाले लोगों के लिए इस दुनिया को किस तरह डिजाइन किया गया है उसको देख रहे थे हम। और ये दो सवाल हमारे डिस्कस हो गए थे। तीसरा सवाल जो है मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। मेरे ख्याल से कि ये सवाल एक अहम सवाल है, इसमें बात करके आगे जाना चाहिए। लेकिन जफर भाई आप बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि इसके बगैर भी हम आगे जा सकते हैं, तो फिर मैं इसको अगली स्लाइड पे ले जाऊंगी। ये एक पोटेंशियल है, इंसान को दिया गया है इरादा और इख्तियार। और लेकिन आम तौर पे हमें ऐसा लगता है, यानी सिचुएशंस जिंदगी में ऐसी आती हैं कि एक इंसान को लगता है कि नहीं, मेरे पास कोई आज़ादी या कोई इख्तियार नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है भी तो इरादे का है, लेकिन उस इरादे को मैं इख्तियार में ला नहीं सकता। तो असल में फिर ये जो है ना, एक वाहमा है। तो तीसरा सवाल ये है कि अगर इंसान के पास वाकई इरादा और इख्तियार मौजूद है। आपकी क्या राय है, हाँ या नहीं? और इसके हक में आपको कोई सबूत देना होगा। सबूत से मुराद यहाँ पे आ, कोई सिनेरियो लेके आना होगा। जो लोग आप लोग अभी टीम ए और टीम बी में डिवाइड हो जाएंगे। जिन लोगों का ख्याल ये है कि वाकई इंसान के पास उसका इरादा और इख्तियार महफूज होता है, आ, वो टीम ए में चले जाएंगे। और वो चैट में मैं लिख के बता देंगे कि वो टीम ए में है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इंसान के पास इरादा और इख्तियार है तो वो सब कुछ कर ही सकता है, या मुकम्मल तौर पे उसके पास इख्तियार मौजूद है, वो टीम बी में चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को जो सबूत के तौर पे यहाँ पे एक एक रियल लाइफ सिचुएशन अपनी ज़िंदगी से या जो भी आपने देख रखी हो अपने अपने दलाइल के हक में लानी होगी, ताकि हम उस सिचुएशन को डायसेक्ट कर सकें और फिर देखें कि क्या वाकई इंसान के पास इरादा और इख्तियार था या नहीं बचा था। तो इसको, ये जो क्लेम किया जाता है, यानी अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं खलीफा बना के भेजने लगा हूँ, तो क्लेम यही था कि उसके पास इरादा और इख्तियार होगा। लेकिन हमें ऐसा आमतौर पे नज़र नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बट मैंने पूरा अपना आइडिया बता दिया। अब आप बताएं कि अगर ये इम्पोर्टेंट है यहीं पे डिस्कस करके आगे जाना, तो अभी कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे आपकी राय। जी, ये आखिरी क्वेश्चन की बात कर रही है ना, इंसान के पास वाकई इरादा और अख्तियार मौजूद है, हाँ या नहीं, और सबूत, इसकी इसकी बात कर रही है ना। हाँ जी, बिल्कुल इसी की कर रही हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल में कि ये सवाल बहुत ही अहम है, और इंटरलिंक्ड है ये सारी डिस्कशन जो है उसके साथ। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स से उनकी आराह लेते हैं और मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप ये कह रही हैं कि दो टीम बन जाएं और वो अपना। हाँ जी, दो टीम्स बन जाए। जो जिन लोगों का ख्याल है कि इंसान के पास उसका इरादा और इख्तियार महफूज है जब तक कि वो इस दुनिया में मौजूद है, वो अपने इरादे की बुनियाद पे अपना अमल कर सकता है, तो वो टीम ए के लिए लिखते हैं चैट में। और जिनका ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो टीम बी में लिखते हैं। ठीक है, चलें जी, फिर सबसे पहले तो चैट में आ जाएं आप सब लोग। और टीम ए वो है जो ये कहती है कि इंसान के पास इरादा और अख्तियार मौजूद है जब तक वो जिंदा है। और टीम बी वो है कि इरादा और अख्तियार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, साफ ज़ाहिर है, लेकिन हम कुछ भी असल में नहीं कर रहे, हमारे पास कोई इरादा अख्तियार है ही नहीं। तो टीम ए और टीम बी में डिवाइड हो जाएं और अपना मैसेज कर दें चैट में। सर एक का फिर रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आया। हाँ जी। टीम ए जो है ना, वो है जो समझती है कि अल्लाह ने ना इरादा और अख्तियार देकर भेजा है, हमारे पास कुछ फ्री विल है जिसकी बुनियाद पे हम फैसले ले सकते हैं। और वो अल्लाह ने हमें इजाज़त दे रखी है, मतलब ऐसा नहीं है अल्लाह ताला उसको कंट्रोल कर लेते हैं या क्या कहिए उसके लिए सूटेबल वर्ड, और रोक देते हैं। नहीं, वो इरादा और अख्तियार है हमारे पास।
हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दूसरा, दूसरी टीम ये है कि नहीं, कोई भी इरादा अख्तियार नहीं है इंसान के पास। सब कुछ खुदा पीछे से कंट्रोल कर रहा है, हम तो सिर्फ उसको मॉडलिंग कर रहे हैं, आई थिंक। या बस तमाम लोग अपना अपनी जो है ना वो जिस टीम में है वो प्लीज लिख दें। बिस्मा ने लिखा है, मिसाया ने लिखा है, उमैर तारिक ने लिखा है, फातिमा ने लिखा है, मायरा ने लिखा है। अच्छा, जैसे आपके नाम लिखे हुए हैं ना, मैं वैसे पढ़ता जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। बाकी लोग, मुजम्मिल भाई, मंजूर। जी, मुजम्मिल भाई ने लिख दिया। और कौन रह गया? जी मंजूर, आप भी लिखते? आई थिंक लिख दिया उन्होंने। एहसन ने लिखा है। जी मंजूर ने भी लिख दिया है। अच्छा, ये याद रखिए, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, साफ है कि उसके बाद आपने वो उसको बयान करना है। मतलब आप अगर ये समझ रहे हैं कि इंसान के पास वाकईतन इरादा अख्तियार मौजूद है, तो फिर उस अख्तियार का इस्तेमाल जो है हम जिंदगी में जो आप कर रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल भी देनी है। ओके। जफर भाई, ताहिरा आई हैं, उनको भी बता दें कि ठीक है। हमने इस। जी। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत वेलकम, खुश आमदीद हमारी तदब्बुर कुरान की इस महफिल में। हम एक थैंक यू एक्टिविटी सर। कर रहे हैं। उसमें ये आखिरी क्वेश्चन जो है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि इंसान के पास वाकई इरादा अख्तियार मौजूद है, हाँ या नहीं, और कोई सबूत। तो इसके लिए दो टीम्स बना दी गई हैं। ए टीम जो है वो समझती है कि हाँ इरादा अख्तियार है, और बी टीम समझती है इरादा अख्तियार नहीं है। तो आप अपना जो जिस टीम में भी जाना चाहें डॉक्टर साहबा, आपने ना वो लिख देना है, इसके अंदर ए लिख देना है और बी लिख देना है चैट के अंदर। और उसके बाद फिर कोई सिनेरियो पेश करना है अपनी बात को साबित करने के लिए कि हाँ देखें ये है इरादा अख्तियार। कोई सिनेरियो लेकर के आना है अभी। um, जफर भाई, एक तो स्क्रीन क्लियर नहीं मुझे दिख रही है, और आई डोंट नो जिसके पास इरादा इख्तियार है, जो समझते हैं है, वो ए है या बी है? ए है वो ए है। ओके, आई वांट टू बी इन ए। ओके। ओके। लेकिन मुझे ना ये स्क्रीन में पता नहीं चल रहा, इट्स ऑल लाइक पूरी ब्लर है। ये आपकी तरह बाकी लोगों को स्क्रीन ठीक दिख रही है? आप में से कोई बता दे प्लीज। हाँ जी जी। सर, सही धूप आ रही बहुत है है जी। ना। चले डॉक्टर साहब, इसको आप अपनी तरफ देखें, फिक्स करें। कोई नेट का इशू हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है। चले, मेरे ख्याल में अब सिस्टर आमिना, हम ले सकते हैं इनसे। ये जो टीम, सारे टीम ए में हैं जी, बी में सब कोई नहीं है। सब टीम ए में चले गए। मैं टीम टीम बी की तरफ से मैं कोई सिनेरियो रख देती हूँ। आप लोग उसको डायसेक्ट करके बता देंगे फिर उसमें क्या वाकई उसके पास उस पर्सन के पास कोई इरादा इख्तियार बचा था या नहीं बचा था। अभी फिलहाल मेरे जहन में अम, जिसमें इरादा और इख्तियार बहुत लगे हमें कि कम है उस इंसान के पास। फॉर एग्जांपल, पिछले दफा भी हमने एक यही एग्जांपल ली थी ना, बीमारी के हवाले से ली थी एक एग्जांपल। तो अगर किसी इंसान को अचानक से कोई बहुत बड़ी बीमारी जो है डायग्नोज हो जाए, खुदा न खास्ता, तो वहां पे फिर वो क्या कहेगा? मतलब मेरे पास इख्तियार मौजूद है, नहीं मौजूद है क्या? मतलब इस सिचुएशन को कोई इंसान अगर टैकल करना चाहे तो वो क्या कहेगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से था सब, तो ये मेरे लिए लिखा ही हुआ था, और ठीक है, बस हो गया सो हो गया। इस पे आप लोग हैंड रेज कर लें। और इसमें इस सिनेरियो में ये बताया जबकि जा रहा है जबकि मेरा ख्याल है कि मिसाल के तौर पे हम पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप ना स्मोकिंग कम कर दें। स्मोकिंग जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी सेहत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, या आपको फलां फलां रिस्क है। और आगे से आम तौर पे जो मरीज होते हैं वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब जो है ना, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। ठीक है, तो जो होना होगा वो तो हो ही जाना है, यानी जब मौत आनी होगी तब तो आ ही जाएगी। तो यहाँ
पे इस सिचुएशन में ना ऐसा लगता है कि जैसे दोनों लोग ना अलग अलग जगह पे खड़े हैं। डॉक्टर ये कह रखते हैं और पेशेंट है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये इसको कम करने से या ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा, जो तकलीफ लिखी हुई है वो आनी ही आनी है, या जो वक्त मुकर्रर है वो उस वक्त पे हो ही जाना है, जो भी होना है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दिया। अब आप लोग इसको जरा करें। हैंड रेस करते जाएं जी, और इस सिनेरियो के बारे में अपनी राय देते जाएं कि इसमें कहाँ इरादा अख्तियार या फ्री विल मौजूद है। डॉक्टर ताहिरा जी। इसमें मैं अभी रिसेंटली हमारे पास लास्ट ईयर एक केस आया था कैंसर का। देयर वाज अ लेडी, हमारे नेबर भी हैं और शी वाज आवर पेशेंट एज वेल। तो उनको कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ, पेट का कैंसर, इनफैक्ट यूट्रस कैंसर। तो ऑपरेट भी हम ही ने किया था उन्हें। और उसके बाद इट वाज जस्ट दैट पॉजिटिव टॉक जो हमने उनके साथ की, और उनको वो एक करेज जिस तरह से दिलाया। एंड विद इन, आई थिंक इट हैज़ बीन 1 ईयर, माशाल्लाह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। सुबह में रोज़ाना उन्होंने 8 से 10 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट किया। एंड आज उनका कैंसर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड उन्होंने अपनी इतनी हेल्दी रूटीन बनाई है। इससे पहले वो यही बता रही थी कि वो जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में था, और कोई स्मोकिंग भी थी, एंड पार्टीज़, मल्टीपल थिंग्स। तो जैसे ही उन्होंने अपने इरादे इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने लाइफस्टाइल को बेटर किया है, एंड आज माशाल्लाह शी इज़ सो हेल्दी। सो मेरे माइंड में यही एग्जांपल आ रही थी अभी। जी, मुजम्मिल भाई से भी ले लें, वो भी डॉक्टर है ना, तो पहले इन दोनों की बात कर, फिर मैं कुछ सवाल बना लेती हूँ उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम, जो डिजीजेज होती है ना, बीमारियां, वो अमूमन किसी न किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रही होती हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल के साथ ही लिंक्ड होते हैं। तकरीबन आप समझ लें कि 90 to 95% जो आपकी बीमारियां होती हैं ना, वो आपके लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड होती हैं। रिसेंटली मेरे फादर प्री डायबिटिक डायग्नोज हुए, और उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की, उनकी डाइट का जो है ना वो हमने चेंज की उसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्री डायबिटिक से जो है ना वो उनकी जो HbA1c होती है 3 माह की रिपोर्ट जो होती है, वो अभी 5.2 पे आ गई है। मतलब वो नॉन डायबिटिक हो गए हैं। और उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि कैंसर के जो मरीज होते हैं, वो भी हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से चेंज हो जाते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, कैंसर हो गए, या आपके जो स्टमक की परफोरेशंस हो जाती हैं, जब अल्सर बन जाते हैं, फिर अल्सर फट जाते हैं, वो भी आपकी स्मोकिंग की वजह से हो रही होती हैं। तो आई थिंक कि अगर आप इन चीज़ों पे जो है ना वो इरादा अपना जो है ना वो मजबूत बना लें कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, या ये चीज़ें अगर करेंगे तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। हम बहुत सी मतलब चंद ऐसी बीमारियां होती हैं जो आई थिंक इन वजह से नहीं होती, वो हमारे जेनेटिकली इश्यूज होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, और डाउन सिंड्रोम बहुत मतलब मशहूर है, लोगों को भी मालूम है उस हवाले से। तो उसके अंदर जो है ना ये चंद एक सिनेरियो हो सकता है जिसमें हम सोच सकते हैं कि हाँ यार, ये जो है ना इरादा और इख्तियार इसमें नहीं है। और उसमें भी हो सकता है इरादा इख्तियार। जैसे ये कज़न मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो ये अमूमन उन चीज़ों की वजह से जो है ना वो होता है। तो आई थिंक कि इरादा इख्तियार जो है ना वो इस चीज़ के अंदर भी है आपका, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो बनती जाती हैं, और उसके बाद फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, फिर हम हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह पाक पे फेंक देते हैं कि हाँ बस जो उसकी मर्जी। ओके, आप में से कोई इनसे कोई सवाल करना चाहे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को कोई बात इनसे पूछनी हो, तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, दोनों से। या मुजम्मिल भाई और डॉक्टर साहिबा, मतलब मैं इसको मज़ीद समझना चाहता हूँ कि बीमारी का हो जाना, और बहुत सारे लोग
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, उसके बावजूद भी कुछ बीमारियां उनको हो जाती हैं। और बीमारियां हो जाती हैं और डेथ भी हो जाती है, और बहुत सारे संजीदा किस्म के और भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है और आपने ख्याल भी रखा है, तो उसके बावजूद ये कैसे, मतलब वो मतलब ये मैं या तो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, या मैं इसको मजीद समझना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ख्याल रखने के बावजूद भी तो बीमारी हो सकती है। और वो आपके मतलब कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं कि जिनका पता ही ना चलता हो, वो आखिरी स्टेज पे पहुंची हो और आपको पता चला हो उसके उससे उससे पहले आपका लाइफस्टाइल बेहतरीन हो। ऐसा ऐसा होता है ना। मतलब इन दोनों डॉक्टरों से मेरा ये सवाल है। फिर कोई एग्जांपल देंगे आप, ताकि ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो वाजी हो सके। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। अब एग्जाम्पल सोचनी पड़ेगी, जब तक कोई और बोल ले मैं सोचता हूँ इसके ऊपर। जी, मंजूर का हैंड रेज है। मेरे ख्याल से अस्सलाम इसमें वालेकुम। एग्जांपल की मुजम्मिल भाई वो सिंपल सी बात करें, वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी इंसान का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, वो अपना ख्याल भी रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तो उसे बीमारी हो सकती है ना। तो अगर अब उसे वहां पे हो गया तो वो कहेगा कि भी मेरे पास तो जो इख्तियार था मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये चीज जो है क्यों हुई है। मैं जो है ना वो समझ नहीं पा रहा, शायद मैं आपका क्वेश्चन जो है ना वो मैं उसको जो है ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ओके अगर ओके, ठीक है। डॉक्टर साहिबा को ठीक। समझ आए तो वो इसको आगे प्रोसीड करें, मैं फिर मैं भी या सोच लूंगा। मुजम्मिल मुजम्मिल भाई ये देखें, मैं इसको मजीद सादा करने की कोशिश करता हूँ। ये जितनी अभी आपने चीज़ें बताई कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे आपने शायद कोई परसेंटेज भी बताई है, 99% या 98%, आई डोंट नो। तो आप डॉक्टर हैं ना, आपने एक लंबा अरसा लगाया है और आपको इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है, आम आदमी को नहीं होती। और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो तो बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। उसको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाओं का भी नहीं पता होता। बस उसे ये पता होता है कि चीज़ों को बेहतर रखा जाए तो ठीक हो जाता है, इतना कॉन्शियस होता है वो। तो उसके बाद मतलब हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, उतनी नॉलेज नहीं आ सकती, उसके बाद मेजर किस्म की चीज़ें वो समझ सकता है, उसके बावजूद भी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। और वो अचानक पता चलता है, अच्छा ये इस स्टेज पे था और अब ये कंट्रोल में नहीं है। कुछ बात वाज़ेह हुई है? जी सर, मैं रिपीट करता हूँ आपकी बात, और उसमें एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं आपकी बात समझा हूँ। जी। सर मिसाल के तौर पे हम एक इंसान ले लेते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, अपना वो जो है ना अपने हिसाब से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है ना वो जी रहा है, और हमें पता चलता है कि उस पेशेंट को जो है ना उस इंसान को जो है ना हार्ट अटैक हो गया है, और हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। हम्म। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो जिसकी डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से, वो बिल्कुल नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल जो है ना वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा था। हम्म। एक गांव देहात का जो है ना वो एक आदमी है, जिसकी खाना भी सादा सा है, और उसकी अपनी ऐसे कह लें कि केटल्स हैं जिसका वो दूध पीता है, जिसमें से वो घी वगैरह खाता है, हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मली करता है, कोई स्मोकिंग की तरफ नहीं जा रहा, कोई उसको पॉजिटिव फैक्टर जो है ना बाहर नहीं लग रहा। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी डेथ हो गई है, उसने अपना इरादा इख्तियार जो है ना वो बिल्कुल इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार पड़ गया, उसकी उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। यस। सर क्या मैं आपकी बात समझाऊं, इसी हाँ, आप यही कहना चाह रहे थे? हाँ, तकरीबन ऐसी ही है। और दूसरी बात यह है कि मुझे अभी माइंड में आ रहा है कि ऐसे लोग रोड पे जा रहे हैं और पूरी एहतियात कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें उनको कोई नहीं पता होता, वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक, इरादा अख्तियार के मुताबिक पूरे कॉन्शियसली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और डिफरेंट किस्म के उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं। मतलब हम हेल्थ को, ये तो हेल्थ की क्योंकि आप दोनों डॉक्टर थे, तो वो मिसाल वहां से आ गई मेडिकल से। जिंदगी में और भी बहुत सारे पहलू हैं जहां हमें पता ही नहीं चलता और हमारे साथ मिसहैप हो जाते हैं। या
जी। जी जी ओके सर, मैं ये सॉरी 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 मैम। सॉरी, आप करें, बात करें। नो नो मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके मंजूर, अगर आप भी इसी हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो कर लें। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल या ये जो सिनेरियो था ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसके अंदर कुछ तकदीर के मसाइल भी हैं और ये भी चीज़ें हैं, हमारा ईमान भी है। मैं इसको कंक्लूड करना चाह रही थी, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई थी, तो पहले लेकिन आपका हम पॉइंट ले लेते हैं, मंजूर का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। जी सर, मैंने टीम ए चूज़ की थी, लेकिन अभी मेरे जहन में कुछ बातें आई हैं तो मैं अपना डिसीजन चेंज करना चाहूँगा और मैं न्यूट्रल जाना चाहूँगा, ना ही टीम ए में ना टीम बी में। अच्छा, ये तो जी इंटरेस्टिंग सर, है। क्योंकि मैं समझता हम्म। हूँ जी सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। एक दो चीज़ें ऐसी हैं, हम्म। और वो दो चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक पैदाइश और मौत, दोनों जो है इंसान के इख्तियार में नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। इसके अलावा जो हम ज़िंदगी में अमल वगैरह कर रहे हैं वो हमारे इख्तियार में है। अब जैसा कि मैम ने बात की, कोई बीमारी वगैरह लग जाती है जैसे कैंसर, तो इस चीज़ में ये होगा कि हमारे इख्तियार में ये है कि हम उसका इलाज करवाएं किसी अच्छे अपना डॉक्टर्स वगैरह से, जो भी हमसे हो सकता है, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें जितना भी हमसे हो सकता है। लेकिन अगर मौत आनी होगी तो फिर वो कितना भी हेल्दी बंदा हो, उसे आ जाएगी, क्योंकि उस चीज़ पे हमारा इख्तियार नहीं है। हम्म। जी ओके। अच्छा, बात मुकम्मल हो चुकी है आपकी, मंजूर? जी जी सर। अच्छा, मैं इसको जैसे समझा हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद प्रोसीड करेंगे सिस्टर आमिना इसको, इसके ऊपर सवालात या इसके ऊपर कंक्लूड। आप ये कह रहे हैं कि आप टीम जो है ना ए में जाना चाह रहे हैं ना बी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ चीज़ें अख्तियार में हैं और बाज़ चीज़ें अख्तियार में नहीं है, इसके लिए या तो फिर तीसरी टीम बनाई जाए। वरना आपको लगता है कि ए टीम और बी टीम कोई सूटेबल नहीं है। जो जिंदगी का ये जो कारखाना चल रहा है ना, इसमें जी सर। ऑब्जर्वेशन से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ए या बी वाली सिचुएशन है, कोई कोई सी वाली सिचुएशन है जिसमें अख्तियार है भी सही और नहीं भी। कोई इस किस्म की बात कर रहे हैं मंजूर आप? जी जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि तीन चीज़ें हैं सर बेसिकली, एक पैदाइश है और बीच में ज़िंदगी हमारी और मौत है। मैं कह रहा हूँ पैदाइश और मौत में हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन इस ज़िंदगी में हमारा इख्तियार है जो हम बसर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको मेंशन कर दें कि भाई इन दो चीज़ों को निकाल के बाकी चीज़ें आमाल के हवाले से इख्तियार में हैं, इसलिए मैं टीम ए में रहना चाहूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? इन दो चीज़ों को छोड़ जी के सर, अगर हम बाकी मौत चीज़ें। और हाँ, जी 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 सर, फिर मैं टीम ए में रहना चाहूँगा। फिर टीम ए में रहना चाहेंगे आप, ऐसे हैं? जी 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 सर, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अच्छा, हमारे पास और हैंड रेज भी हैं, सिस्टर आमिना। आप इनको ऑब्जर्व करें और जैसे आपके माइंड में हो उसको प्रोसीड करें। उमैर और डॉक्टर ताहिरा का हैंड रेज है। मिस हया चलिए भी उनसे भी है। पॉइंट ले लेते हैं, चलें। उनसे भी ले लेते हैं। मेरे ख्याल में कि मंजूर का हो गया, आप हैंड डाउन कर लें अगर अभी नहीं करनी। डॉक्टर ताहिरा का पहले पॉइंट आ चुका है, और उनको भी ले लेंगे हम। उमैर से ले लेते हैं। जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ वो ये है कि इरादा और इख्तियार की आज़ादी है इंसान को, और ये खैर और शर के इंतखाब में है। और दूसरा, नताइज एक इंसान के हाथ में नहीं है कि उसका नतीजा या उसका इम्पैक्ट वो क्या होगा, कहाँ तक होगा, किस स्केल पे होगा, वो इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो इरादा कर सकता है और गिवन चॉइसेस में से अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसमें से कोई भी चीज़ चूज़ भी कर सकता है। उसमें उसको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, और ना वो मजबूर है उसको करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें इनफरादी और इज्तमाही सतह पर फ़र्क भी हो सकती हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब जैसा एक बच्चा पैदाइशी तौर पे उसके दिल में सुराख है, ठीक है, या कोई और ऐसे पसंद, एक बहुत एथलीट है उसको हार्ट अटैक आ गया है,
या अब ये तो प्यार में आपके हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपने अपना लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मिसाल के और कुछ चीज़ें होती हैं कि अब इनफरादी तौर पे आपके ख्याल में भी बज़ाहिर लग रहा होता है कि नहीं है, वो जब तक इज्तमाही तौर पे उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। जैसे आजकल अगर खुराक के हवाले से बात करें, ठीक है, जो जेनेटिकली खुराक में मसाइल आ रहे हैं, मतलब केमिकल्स के इस्तेमाल, स्प्रे और मुख्तलिफ और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की इंजीनियरिंग की गई है, की जा रही है, तो उसके हिसाब से। या हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फोग, ये लाहौर के अंदर कुचला कौन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप चाहे जितना भी ना कूड़ा फैला रहे हैं, ना आप कोई सही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ना आप कोई चीज़ें जला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मजबूर हैं उसमें सांस लेने के लिए, उस फॉग में, और फेफड़ों के मरीज़ बनने के लिए भी, ठीक है। तो वो जब तक इज्तमाही तौर पे चीज़ें इख्तियार नहीं की जाएंगी, तो वो उस वक्त, ठीक है। तो बाकी ये कि इरादे टूटते भी हैं, ज़रूरी नहीं है मैं जो इरादा कर लूँ वो कामयाबी हो। जिस तरह अली का कॉल भी है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों के टूटते से पहचाना, क्योंकि नताइज हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम इरादा करेंगे, इख्तियार करेंगे, तो ये मोस्टली जो मैं समझ सका हूँ कि ये खैर और शर के मामले में है, कि आपको पूरी पूरी आज़ादी है कि खैर चुने या शर चुने, और उसके नताइज भी उसी हिसाब से, नीयत के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। एक और एंगल से हल्का सा मैं उसका बस ऐड करके बात खत्म करता हूँ, कि इसको मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि बज़ाहिर एक किस तरह से ये आपको एक रिफ्लेक्शन के लिए, या अल्लाह ताला ने वो भी चीज़ दे दी है कि जब जब आप अपने इरादे इख्तियार का सही इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप एक बेहतर रिजल्ट देखेंगे, और जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट यहाँ दुनिया में भी आपको एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिए गए हैं, बीमारियों की सूरत में भी और दूसरे इज्तमाही मसाइल की सूरत के अंदर भी, ठीक है। ताकि आप इसको रिलेट कर सकें इस चीज़ से कि जिस चीज़ के बारे में आपको इरादा इख्तियार दिया गया, उसका सही इस्तेमाल करके आने वाली दुनिया के लिए भी आप बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी इसी किस्म का सामना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे आप सामना करते हैं। तो ये एक तरह से कह लें कि उसी चीज़ की एक शॉर्टर स्टेज पे, शॉर्टर टर्म के अंदर भी रिप्लिकेशन करके दिखा दी गई है, ताकि हम इससे भी एक किस्म कह लें खुदा की तरफ निशानियाँ हैं, जिनसे हम समझ के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं आपने ये कहा कि इरादा और अख्तियार के दो पहलू हैं, एक इज्तमाही है और एक इनफरादी है। इनफरादी में खैर और शर है असल में, जो कि आपके इरादा और अख्तियार में है, वो आपने चूज करना है, उसके अल्टीमेट नतायज अच्छे ही मिलेंगे। और जो इज्तमाही सतह की चीज़ें हैं, उस के जब नुकसान आएंगे तो वो असल में, आप चाहे पूरी तरीके से हिफाजत में हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देख रहे हैं, जिस जिस तरीके से आपने कुछ खुराकों की मिसाल दी, इसकी फोक की मिसाल दी, तो ये एक इज्तमाही मसला था। मतलब बहुत कंसिस्टेंट एक लापरवाही के साथ एक माहौल के अंदर उसके असरात दिखना शुरू हो गए हैं। तो अब इंडिविजुअल अपना इरादा अख्तियार क्या करेगा? मतलब इंडिविजुअल सतह पे वो जितनी सफाई रख रहा है, ऑर्गेनिक फ्रूट या सब्जियां ले रहा है, लेकिन इज्तमाही तौर पे माहौल ख़राब हो चुका है, खुराकें ख़राब हो चुकी हैं, तो उसके असरात बहरहाल वो तो मुरतब होंगे। मैं ये आपकी बात ठीक समझा हूँ? ये दो पहलू हैं। हाँ जी, इस हवाले से जो बात जिसका आपने जिक्र किया, इस हवाले से यही मैं कहना चाह रहा था। ओके, ठीक है जी। उमेर के बात के ऊपर भी अगर कोई सवाल या कोई कमेंट या कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, किसी की बात पे भी, और हैंड रेज करके उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं आप। डॉक्टर ताहिरा से ले लेते हैं। बस मैं यही बोलना चाह रही थी, जिस तरह से मैंने सबकी बात को सुना और समझा, और सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स अपने अपने पुट फॉरवर्ड किए हैं। एंड इन शॉर्ट यही कि एग्जैक्टली हर चीज़ मुकम्मल सिचुएशन कोई भी इंसान के हाथ में नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इरादा इख्तियार इंसान अपना वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पर एक सिचुएशन उसको आई है, बाकी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन एक महदूद, एक छोटी चीज़, लाइक लेट्स से यू वांट टू वर्क ऑन योर हेल्थ, तो वो उस पॉइंट के ऊपर अगर उसने अपना इरादा इख्तियार इस्तेमाल किया है कि लेट्स से विद अ पॉजिटिव माइंडसेट मुझे रोज़ वॉक पे जाना है, या मुझे स्मोक नहीं करना है, या फिर मुझे अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, तो ये चीज़ें जो है इंसान के कंट्रोल में है। लेकिन उसके जेनेटिक्स हो गए या फिर माहौल हो गया, जिस तरह से बाकी पॉइंट्स सबने ऐड किए, तो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि इरादा इख्तियार जो है वो एक अगेन इस सिचुएशन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, एहसन का है, मैसेज है कि आसान उर्दू या आसान जुबान बोली जाए। तो उसका जवाब वही है जो उमैर ने भी दिया था कि अगर जुबान को बेहतर करने की कोशिश करें। और उसका तरीका मैंने कमेंट में लिख दिया है बच्चों आप लोगों को। और वो ये है कि जो वर्ड समझ ना आए, जो जुमला समझ ना आए, उसको नोट करें, चैट में लिखें। और उससे ये फायदा होगा कि वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बता दिया जाएगा तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आप दो चीजें इंप्रूव कर सकते हैं बैक वक्त: जुबान, बयान, और सोचने का तरीका इन सेशन से। क्योंकि बजाय इसके कि हम जबान को मजीद आसान करने की कोशिश में बात को ही खो बैठे, आप थोड़ी सी हिम्मत करें और जुबान को बेहतर करने के हवाले से वो करें, कोशिश करें। हम आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। जी सिस्टर आमिना। जी, मैंने जो पॉइंट्स नोट किए हैं मैं उनको कंक्लूड कर देती हूँ आप सबके लिए। इसमें 4-5 पॉइंट्स आ गए हैं। एक तो जो उमेर भाई ने बात की थी ना कि खैर और शर में फैसला जो लेना है, यानी उसका किस तरफ आपने जाना है, यानी उसमें आपका इरादा और इख्तियार होगा। तो हाँ, बस मैं इसमें ये बात करीबन मेरी भी यही है कि इसको आम जिंदगी में डिसीजन मेकिंग में भी हम अपना इरादा और इख्तियार बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। मामला अगर खैर और शर का ना भी हो तो हमें अपना इरादा और इख्तियार इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, जो पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं वो ये है कि जब सबसे पहला पॉइंट यही है कि इरादा और इख्तियार जो है वो हमारे कंट्रोल में है, यानी उसका एक सिरा हमारे हाथ में है। और जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरा सिरा है जो कि अल्लाह ताला के हाथ में है, या उसे तकदीर कह सकते हैं। या रिजल्ट्स जो भी निकले उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमने अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है उस काम को करने की। और उस काम भी हमारा ठीक होना चाहिए और उसका तरीकाकार भी ठीक होना चाहिए। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मेहर भाई ने कहा है कि इज्तिमाई मसाइल जब आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसका इरादा अख्तियार। लेकिन हाँ, इससे जो मुझे जिस तरह मैंने रिलेट किया वो ये कि इससे जो मुजम्मिल भाई ये बात कर रहे थे कि भले उस इंसान को हार्ट अटैक हो गया या कैंसर डायग्नोज हो गया, बज़ाहिर उसके पॉजिटिव जो एजेंट्स हैं वो सामने नहीं आए या कॉज सामने नहीं आई, लेकिन वो मौजूद थी। यानी अगर कोई चीज़ सामने नहीं आई इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, वो है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस तरह रिलेट किया। और तीसरा जो था वो तकदीर के हवाले से मंजूर ने बात की थी। और मैं भी इसको यूं ही कहूँगी, हमने इस पे लिखा था तकदीर मुबर्रम, शायद एक वर्ड है, और तकदीर मुअल्लक। एक तकदीर वो है जो लिख दी गई है, जो चेंज नहीं होगी, जैसे आपकी पैदाइश किस घराने में होगी और मौत। और एक तकदीर मुअल्लक है जो कि आपके अमाल पे डिपेंड करती है, आप कौन सा रास्ता लेते हैं। यानी कि दो तकदीरें हैं हर इंसान की, वो किस रास्ते पे जाता है वो उसके हिसाब से उसकी तकदीर होगी। क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो सिनेरियो मैंने दिया था इसके अंदर तकदीर का एक पहलू बहुत ज़्यादा नुमायां है। और आमतौर पे हमारे देहाती जो लोग हैं, देहाती क्या, हम भी बन के इसी तरह से इन चीज़ों को लेते हैं कि नहीं, जो होना है वो हो ही जाएगा। और इसके लिए मैं जो समझी हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे डॉक्टर के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और वो उन्हें कहते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और वो आगे से ये जवाब देते हैं कि नहीं जी डॉक्टर साहब, जब मौत आनी है वो तो आ ही जानी है। तो अब यहाँ पे दोनों लोगों का जो मुझे लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो पॉइंट है, जो डॉक्टर को आसान अल्फाज में, क्योंकि उन्होंने तो इतनी लंबी छोड़ी उनके साथ डिस्कशन नहीं करनी, आसान अल्फाज में वो ये कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है जो डॉक्टर हजरात भी बता दें, कि वो ये कह सकते हैं कि हमारा आपको ये जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को छोड़ दें या इस चीज़ को ले लें, इससे मुराद ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। यानी आपकी ज़िंदगी के अगर 5 साल रहते हैं तो 10 साल हो जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी ज़िंदगी की। अगर 5 साल हैं तो आप एक क्वालिटी लाइफ गुजारेंगे। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्वांटिटी पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी ख़राब होगी ज़िंदगी की, उसके फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को इतना छोटा सा नुक्ता अगर समझा देगा ना, तो ये, क्योंकि पेशेंट ने इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करनी है उनके साथ बैठ के, तो मेरा ख्याल है कि ये फायदेमंद हो सकता है। यही 4-5 पॉइंट्स है जो कि मैंने नोट किए हैं। ये पॉइंट्स हमारी सबकी डिस्कशन से निकले हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों की डिस्कशन से निकले हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी वाला जो पॉइंट था ये मैंने खुद से इसको अखज़ किया है। असल में रिसेंटली मैं अपने अब्बू को भी एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तो अब्बू ने भी आगे से यही कहा कि नहीं जी डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता। और मैं और सर हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि सर अब अब्बू को कैसे हम समझाएं ये बात।
तो सर ने फिर यही बात की, सर ने कहा कि तालिब साहब, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है ना वो इससे डिस्टर्ब हो। तो आप इस चीज को देखें कि आपने क्वालिटी लाइफ जीनी है कि नहीं जीनी। तो आई गोट दैट पॉइंट कि अच्छा, ये एक बात हो सकती है। जैसे कि मैं अपने अबू को बार बार समझाती हूँ कि अबू, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी, फिर मत कहिएगा, फिर मत कहिए। उनको डराती धमकाती। तो ये बात है। ट्रू। अच्छा, वो मंजूर से बात होते हुए हमने टीम सी के बारे में बात की। और मैं देख रहा था कि कमेंट में आपने भी ये लिखा हुआ था कि ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन हमारी अभी तक की डिस्कशन और कंक्लूजन से यही लग रहा है कि असल में दो ही चीज़ें हैं। एक वो हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते, जिनके अंदर हमारा कोई इरादा अख्तियार नहीं है, जिसमें हम कहाँ पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, हमारी कौम कास्ट क्या होगी, और हमने हमें मौत कब आनी है। हमें ये बात चीज़ें हैं जो हमारे अख्तियार में बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए वो खैर व शर को अपनाने का इरादा हो, वो अपने डेली या अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस लेने हैं, जैसे आपने भी इसको मेंशन किया है, उसके हवाले से, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, उसमें मैंने किस रिस्पॉन्स को चूज करना है, किस कौन सा डिसीजन लेना है, ये मेरे अख्तियार में हमेशा हमेशा रहता है। और यहाँ मौके की मुनासबत से एक किताब है जो मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद तमाम लोग, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, और मैं एक किताब बारहा रिकमेंड करता रहता हूँ क्योंकि हमारे उस्ताद बारहा रिकमेंड करते रहते हैं। और वो है विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। तो ये अगर आप लोग नोट कर लें या मुझे मुझसे बाद में भी पूछ लीजिएगा, ये छोटी सी किताब है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये एक गैर मामूली किताब है, मैंने इसको 3 मरतबा सुना है ऑडियो में, कंप्लीट बुक को। तो बड़ी ज़बरदस्त बुक है। तो क्या ये मैं बात ये बता रहा था, आपको पूछ रहा था सिस्टर आमिना, कि ये जो टीम सी वाला फिर आइडिया है, वो तो फिर कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जो एग्जांपल मैंने दी थी उस हिसाब से टीम सी ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉइंट्स हैं। बीमारी के अंदर तकदीर भी और वो भी, तो मुझे लगता है इसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन ही ये बनती है सी। लेकिन क्योंकि वो हमने उसको किया नहीं है उस तरह अनाउंस, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने रख लिया कि चलो हम टीम सी भी एक बनाया करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरा सिनेरियो उसके अंदर सही फिट होता है। जैसे कि मंजूर ने कहा था कि पैदाइश और मौत का वक्त जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट बीच का टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हम अगर इस सीखे तो मेरा ख्याल है सी में ये ज्यादा सही रहेगा। हम्म। बाकी लोगों से भी पूछ लें। मैं एक नया मतलब सिनेरियो मेरे जहन में है, मैं वो आप लोगों के सामने। जी। ओके, ठीक है, मतलब ये। उमैर भाई से पूछे, उमैर भाई आप क्या कहते हैं कि टीम सी वाली ऑप्शन ठीक लग रही है? हाँ जी, ऑप्शन तो ठीक है, रखी जा सकती है। हम्म। सही। जी जफर भाई आप बताइए। हाँ ठीक है, मैंने कहा ये तो अपनी सावधानी है कि वो सेशन को कंडक्ट करने के हवाले से ये अमली किस्म का कोई वो हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है जिसको हम यूज भी कर सकते हैं। ये इस किस्म का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे बात समझ आ गई। आगे चलें, जी, प्रोसीड करें। वो तो हम जब ट्राई करते हैं तो हमें भी फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ, इस तरह से भी सोच सकते थे हम। हम्म। तो ये ऐसे ही होता है, ट्रायल एंड एरर से। अच्छा, एक सिनेरियो है मेरे जहन में। हम फर्स्ट ईयर में थे, तो उल्मा का जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। अ, अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन है। वो आप लोगों को शायद खुद ही समझ आ जाएगी, वरना मैं बता भी दूंगी। कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ये एक मशहूर मकूला है, या कुछ भी समझ लें इसको। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक मजमून लिखा था, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ओके। तो उसमें सवाल ये था कि एक औरत है, उसकी फोर्स्ड मैरिज हुई है, और जो उसका निकाह है, क्या वो मतलब वैलिड है, या वो एक वैलिड नहीं है, यानी कि उसको मनसूख होना चाहिए, यानी दीन में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका जो आंसर था, अच्छा अच्छा, वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ, मतलब जो हम लोगों ने डिस्कशन से निकाला था वो बाद में बताती हूँ। लेकिन ये जो सिचुएशन उस खातून पे आई है, इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब फोर्स्ड मैरिज हुई है तो उस वक़्त उसके पास इख्तियार नहीं था। इरादा भले उसका ये था कि मैंने ये नहीं करना, लेकिन इख्तियार नहीं बचा। इस सिचुएशन को आप लोग डायसेक्ट करके बताएं कि क्या उसके पास इस सिचुएशन में, इसमें तकदीर को साइड पे कर दें, इसमें तकदीर वाला मामला नहीं है। अब बताएं कि इस सिचुएशन में भी क्या उसके पास इख्तियार था या नहीं था, या उसका सारा इख्तियार सल्ब कर लिया गया था, जब बचा ही नहीं कुछ, तो फिर वो क्या करती?
क्योंकि सब लोगों ने यही कहा है कि इख्तियार मौजूद है, तो जाहिर सी बात है टीम ए में ही थे सारे लोग, कोई भी इस पे बात करे। मेरा सवाल कन्वे हो गया है, मतलब बात समझ में आ गई है? चले, मैं मौजूद हूँ ना जी सवाल। जी जी उमेर। हाँ, मतलब ये जो मैं समझा सवाल से वो ये कि एक खातून जिसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, मतलब फोर्सफुली हो रहा है, तो अब क्योंकि हो उसके नहीं रहा, भाई एक भी। मिनट उमेर भाई, हो नहीं रहा, हम्म, हो चुका है। हम्म, तो अब क्या उसका वो निकाह, वो निकाह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या होगा, बस ये ये सवाल था जो हमें ये तब मसूल हुआ था जी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट उमेर, एक मिनट। अच्छा, ये सवाल जो आखिर में आपने इसको वो किया, मजीद क्लियर किया है ना सिस्टर आमिना, ये मुझे फिकही किस्म का ज्यादा और डिस्कशन का कम हम्म, लग रहा है। तो सवाल असल में मेरे ख्याल में ये है, जो कि उमेर को समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला, कि बात हो रही है इरादा और अख्तियार की। इरादा और हम्म, अख्तियार की उस खातून, उस लड़की के पास कहाँ है इरादा? वो जबरदस्ती फोर्सफुली उसका निकाह कर दिया गया है। तो अब हम्म। सवाल अगर ये बन रहा है कि वो सब निकाह है या नहीं है, मेरे ख्याल में ये इरादा अख्तियार से रिलेटेड क्वेश्चन है या अख्तियार से रिलेटेड है, इसको पहले क्लियर कर दें सिस्टर आमिना। इसको इख्तियार से रिलेटेड ये बनेगा आगे जाके, क्योंकि जो इसका जवाब था उसमें ये इख्तियार से रिलेट हो गया था, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। अच्छा। हम्म। मैं अच्छा, अगर ये सवाल ये है ना कि मतलब उसका वो निकाह हुआ क्या नहीं, तो वो जो नबी वसल्लम के ज़माने के जो वाक़यात हैं उनसे जो हमें नज़र आता है, तो वो निकाह ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो ये कहे कि ये मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है और मैं ये जारी नहीं रखना चाहती, तो ख़ुद नबी वसल्लम के ज़माने में भी ये वाक़यात हुए हैं कि नबी वसल्लम ने वो निकाह ख़त्म कर दिया। ठीक है? तो ऑब्वियसली वो ख़त्म हो सकता है, वो उसके ऊपर वो लाज़िम नहीं है कि वो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है? तो इख्तियार की बात जहाँ तक है, तो मेरे ख़्याल में तो इख्तियार के बगैर नहीं ये हो सकता, उसके इख्तियार में था ये। मसला इख्तियार का नहीं था यहाँ पे, ये मसाइल कुछ और होते हैं जिनकी बुनियाद पे फिर फैसले हो जाते हैं, या उसको बेशक हम मजबूरी का भी नाम ले सकते हैं, फिर वो मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। लेकिन जब तक वो ईजाब कबूल नहीं करेगी तो निकाह मुनक्किद होगा ही नहीं। ठीक है? तो उसकी जगह कोई और ईजाब कबूल तो नहीं कर रहा होता। ठीक है? तो उसने जब किया तो मतलब उसने अपने इरादे को और इख्तियार को इस्तेमाल किया। ठीक है? तो लेकिन अगर वो बिल्कुल अब कहने कि उसको बाईपास कर दिया गया, तो ऑब्वियसली वो तो निकाह ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा उमैर, मैं आपकी बात जैसे जी। समझा हूँ। जी सिस्टर आमिना। नहीं नहीं, आप बताएं, मैं तो, आप बात करें प्लीज। जी उमैर, जब आप ये कह रहे हैं कि उसके इरादा अख्तियार था लेकिन उसने जाबो कबूल जब किया, तो असल में वो अपने इरादे से किया। उस इरादे के पीछे चाहे मजबूरी हो, और वो मजबूरी कुछ भी हो सकती है, खौफ हो सकता है, कोई लालच भी बाद औकात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो मुंह से उसने बयान किया है, वो चाहे उसके पीछे कोई ना कोई है, कोई वजह है, वो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन असल में उसने जाबो कबूल तो खुद किया उस वक्त। आप ये कह हाँ, रहे हैं, और बिल्कुल अगर ऐसे ऐसे ही। किया है, लेट मी हुँ, कंप्लीट, अगर ऐसा किया है तो फिर वो निकाह मुनक्किद हो गया है। और कल बिल्कुल कला हो को गया। जब वो उस सिचुएशन से निकलती है, डर खौफ लालच से, और वो कहती है कि नहीं, मैं तो, वो तो मेरा दिल से नहीं था, मैंने तो सिर्फ जुबान से कहा था, तो अभी मैं इसको नहीं रखना चाहती। जी। तो उसका पूरा कि किस तरह से होगा, फिर ये नहीं होगा कि मतलब उसके सिर्फ कहने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो उसका फिर आगे पूरा तरीका है, मतलब इस तरह तो कोई भी किसी वक़्त कुछ भी कर सकता है, तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। हम सिर्फ निकाह थोड़ी कर रहे होते हैं यहाँ पे। हर किसी के पास इस तरह तो दलील मौजूद है। जज अगर फैसला देता है ना, उसके भी खौफ और लालच होती है। ठीक है? तो इस तरह कोई सबऑर्डिनेट अपने हायर अथॉरिटी की बात मानता है, तो कोई ना कोई खौफ ही होता है। ठीक है? तो हम्म। ये सबसे बड़ा खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए। जब आप उसको छोड़ के किसी और के खौफ से कुछ करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़िम्मेदार हैं उस बात के। हम्म। आपने अपना इरादा और इख्तियार इस्तेमाल किया है ना। तो मतलब अगर उसने, उसको जान का खतरा था, और उसको ये जबरदस्ती जुबान से कहलवा दिया गया, जब कबूल करो, मतलब ये निकाह कबूल करो, इस सूरत में करा दिया गया है, तो उसने जबान से तो अदा कर दिया है, दिल से नहीं चाहती। अच्छा, तो चलें, ठीक है, अगर वो हो गया तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो क्या होगा? तो जिस वक़्त वो दोबारा ये कहेगी कि मुझे जान के खतरे से मैंने किया था, तो क्या वो जान का खतरा खत्म हो जाएगा उस वक़्त? वो फिर उसको ख़त्म क्यों करना चाहेगी उसके बाद? सॉरी, मैं नहीं समझ पाया। मतलब अगर उसने जान के खतरे से ईजाब और कबूल कर लिया, हम्म। अब आगे आ गई चीज़ें। अब इस वक़्त तो क्या जान का खतरा अब ख़त्म हो जाएगा कि वो कहेगी कि क्योंकि वो तो मैंने इसलिए किया था और अब ये नहीं करना है इस तरह से? मतलब अब ये मतलब वो ख़त्म करना है। जाहिरी तौर पे अगर खत्म हो जाता है, जान का खतरा, वैसे तो जिंदगी जानी है, वो तो सबको पता है, लेकिन जाहिरी जो जान,
बंदूक रखी हुई है सर के ऊपर और कारी जुबान से कह, और एक नॉर्मल सिचुएशन हाँ में वो आ जाती है और वो कहती है कि नहीं ये तो प्रेशर में मैंने किया था। हाँ, जाहिर है मतलब ये तो अब स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर है ना, ठीक है, तो खत्म किया जा सकता है, मेरे ख्याल से खत्म किया जा सकता है, कोई जबरदस्ती से हर बंदा एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, बंदूक सवाल ही सर पे रख दी है तो ऑब्वियसली सवाल वो ये एक था। अलग चीज़ है, वो नौयत बदल जाती है मामले की। सवाल ये था कि इस सूरत में लेकिन कहने उसके का पास मतलब क्या है इरादा कि अख्तियार है। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे बंदूकें नहीं रखी जाती सर पे। ठीक है, आमतौर पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। ठीक है, मैंने नहीं कहीं पे भी, आमतौर पे ज़्यादातर केसेस में नहीं सुना कि बाप ने कनपट्टी पे पिस्तौल रख के निकाल कर दिए। ठीक है, इज्जत का डर दिया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है, विरासत से महरूमी का धमकी होती है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं आमतौर पे। पिस्तौल रख के या इस तरह आमतौर पे नहीं होता। ठीक है, हम्म स्पेशल सिनेरियोज में हो भी सकता होगा, लेकिन उससे नौयत बदल जाती है मेरे ख्याल में। वो उसी में रहता है कि ज़बरदस्ती कर दिया गया है जिस तरह। ठीक है, हाँ, अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल कोई कर रहे हैं, आप कोई ताने की उसमें आके कर रहे हैं, आपके कल को मेरी जायदाद चली जाएगी इस वजह से, इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी प्रेशर में आके इस तरह से कर लेते हैं, तो फिर खुद आप जिम्मेदार हैं उस चीज़ के, अपना भी इरादा इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं फिर उस सूरत में। हम्म ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अक्सर आम तौर पे सिचुएशंस में कंप्रोमाइज किया जा रहा होता है, उसकी हाँ, वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें आपने चंद मेंशन भी कर दी हैं, इमोशनल है, जायदाद है, विरासत है। तो वो असल में वो तो सादर है कि वो उसमें अपना इरादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे जो भी खौफ है, जो भी लालच है। मिसाल के तौर पे सर निकाह ही तो नहीं इस तरह से हो रहा, शादियां बरकरार भी तो रखी जाती हैं इसी खौफ और उनकी बुनियाद पे। फॉर एग्जांपल, निकाह मर्जी से भी हो गया है, तो उस सूरत में भी शौहर ऐसा निकल आया है। ठीक है, अब औरतें कितनी तंग नहीं होती कि मेरा शौहर, हमें पता ही नहीं था ये शराबी है, या ये जुआ खेलता है, या ये कुछ और ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही गैर शरई और इंतहा हद तक की हदें क्रॉस कर रहा है, तो उसमें मुलविस है। ठीक है, हम्म लेकिन उस वक्त भी फौरी तौर पे उनका फैसला पहला ये नहीं होता कि मैंने इसको छोड़ देना है, क्यों, उसके बाद उनके सामने दो सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या मैं वापस घर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, उन सारे सिनेरियो में वो फैसला कर रही होती है ना। या हम्म वो फिर महज इस बुनियाद पर फैसला कर लेती है क्योंकि अब मुझे शौहर ये इतनी बड़ी बड़ी हदें तोड़ रहा है, तो मैं तो उसके साथ नहीं रहूंगी। तो ऑब्वियसली उस वक्त भी वो फैसला उसी तरह से सारे हालात और वाक़यात को देख के मजबूर होकर कर रही होती है ना, अपने इरादा अख्तियार पूरा इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, तो उस वक्त भी उसकी पसंद नापसंद महज वाहिद वजह नहीं होती, और दूसरे कंप्रोमाइज़ भी होते हैं। भूख का डर होता है, पैसों का डर होता है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कौन पालेगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, तो बाकी सब फिर और कहीं मेरी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकेगी, अगर हो जाएगी तो दूसरा शौक कैसा मिलेगा। ठीक है, तो इंसान आमतौर पे अपने इरादे और इख्तियार की बुनियाद पे ही कर रहा होता है चीज़ें। ठीक है, इरादा, और उसको मुख्तलिफ चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन उसका अपना इरादा और इख्तियार होता है उसमें से कि किस बुनियाद पे वो फैसला करेगा, तो इसलिए वो ज़िम्मेदार भी होता है उसके नताइज का। हम्म थैंक यू वेरी मच उमर। उम्मीद है कि हम सब लोगों को इस सारी डिस्कशन से अहम पॉइंट मिल गए होंगे। हम बाकी लोगों को भी मौका देते हैं, हैंड रेस तो नहीं है। कोई बात करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें जी, सिस्टर आमिना। हमारे पास अभी है टाइम, 10 12 मिनट, 15 मिनट। ओके। तो मैंने सब बच्चों से ये कहा था, मतलब सबसे ये कहा था कि आप लोग इस पे सोचें कि क्या उसके पास इख्तियार था या नहीं था। तो मेरे भाई ने उस इस पूरी सिचुएशन का अच्छे से करके अ, जो पॉइंट्स दिए हैं, और जहाँ तक हम आपको लेके जाना चाहते हैं वो ये है कि आम तौर पे ये सवाल, ये जो मैंने सवाल आपके सामने किया, ये सवाल एक दफ़ा सर मोइज से भी किया गया था, तो उन्होंने इसको जिस तरह एक्सप्लेन किया था शायद वैसे बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा बाज़ औक़ात इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे उसकी हालत ऐसी होती है जैसे एक पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। यानी एक पेशेंट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया है, वो बेहोश है, उसके पास अब उस वक्त उसके पास कोई इरादा और इख्तियार मौजूद नहीं है। अगर किसी औरत मतलब कि किसी औरत को इस तरह से विक्टिमाइज किया गया है, उस वक्त वो कोई भी डिसीजन ले ले, इख्तियार उसके पास उस वक्त भी, मतलब हमारी कितनी भी नैरो सिचुएशंस हों, जितनी भी, फिर भी हमारे पास रिस्पॉन्स की अपॉर्चुनिटी रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके आगे रेजिस्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो रेजिस्ट नहीं करते। जो करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी अपनी एक उस पर डिपेंड करता है, इसमें से किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, बहरहाल सिचुएशन ही ऐसी थी। ओके। लेकिन जहाँ पे जो सोचने और समझने की जो बात थी, जो मैं असल में जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके आना चाहती थी, वो थी कॉस्ट प्राइस। आप जो भी डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे आप ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल होना है, या ये लेते हैं कि मुझे तो नहीं होना है,
आप ये करते हैं कि मुझे ये काम करना है और मुझे तो ये काम नहीं करना है। वो फैसला बज़ाहिर भले आपकी मजबूरी ही लग रहा हो, लेकिन बहरहाल वो फैसला आपने खुद किया हुआ होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो फैसला आप लेना चाहते थे लेकिन आपने नहीं लिया, उसकी प्राइस, उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आप वो पे नहीं करना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पर किसी की जिंदगी उसकी कीमत बन गई है, और उस वक्त उसने सोचा कि क्यों ना मैं अभी अपनी जिंदगी बचा लूं, बाद में मैं कर लूंगी कुछ भी। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये आप एनालाइज करते हो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे भी उसने अपना इख्तियार ही इस्तेमाल किया है और उसने जाबो कबूल किया है, और बाद में भी जाहिर है वो अपनी विल पावर का, अपने फ्रीडम का दोबारा से जब वो उसको लेना चाहेगी अपने हाथों में और उसका इस्तेमाल करेगी, तो वहां पे भी इख्तियार ही उसका उसके काम आएगा। तो हम जो बात असल में जो पूरी सिचुएशन, जाहिर है ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सिचुएशन कितनी भी हो, उसके अंदर जो डिसीजन आपने लिया है पहले नंबर पे उसको ऑन करें। दूसरे नंबर पे अगर आप उससे निकलना भी चाहते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। मतलब जिंदगी आपको चॉइसेस कभी कभी बिल्कुल कम भी कर देती है, कभी थोड़ी ज्यादा भी कर देती है, बट रिस्पॉन्स की वो हमेशा आपके पास रहती है। एक बस ऐसे ही पॉइंट है कि वो अगर बहरहाल इजाबो कबूल हो गया है, तो वो जो हम लोगों ने डिस्कशन के बाद वहां पे भी जवाब दिया था सबने, तब हम बिल्कुल न्यू न्यू थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो वहां पे भी ये जवाब दिया था कि इजाबो कबूल हो गया है तो अब वो निकाह मुनक्किद हो गया है। उसको बाकायदा अगर वो मनसूख करवाना चाहती है तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरेगी वो, क्योंकि उसने उस वक्त ये डिसीजन किसी भी कीमत पे लिया था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, या कोई खौफ है, लालच है, मजबूरी है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, कुछ भी है। तो लेकिन अब अगर वो इस पे राजी नहीं है, तो भी उसको एक प्रोसीजर से गुजरना होगा, अपने फैसले की एक कीमत जो है वो अदा करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो समझते हैं कि इरादा और इख्तियार, आम तौर पे हमें ऐसे लगता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार होता है लेकिन जो उसकी कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या हमें लग रही होती है। तो वो जो है ना, अदानी हम करना चाहते हैं और अपने फैसलों को मजबूरियों का नाम देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो इनको मजबूरियों का नाम नहीं देना, इनको अपना डिसीजन समझ के ऑन करना है, और अगर बाद में उससे निकलना चाहते हैं तो इट्स ओके, जिंदगी में चॉइसेस हैं, आप उससे बाहर बाद में मतलब निमट सकते हैं। ये मैंने इसको कंक्लूड किया है। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज। हाँ जी, इसके ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर कोई मजीद बात करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, ऐड करना चाहता है, वो ज़रूर हैंड रेज करे और बात करे। ये बात बड़ी अहम है जी, बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप अपने जो भी फैसले कर रहे हैं, जो बज़ाहिर आपको लग रहे हैं वो मजबूरी हैं, असल में आपने शऊरी या लाशऊरी तौर पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैयर किया है और उसके मुताबिक एक फैसला कर लिया है, एक सिचुएशन को कबूल कर लिया है। तो बजाय इसके कि बाद में उसको, मतलब ये आपको बहुत डिसम्पावर्ड करेगी, बहुत कमजोर कर देगी, किरदार को बड़ा कमजोर कर देगा ये एटीट्यूड। मैं तो कर ही नहीं सकता था, या कर ही नहीं, मैं क्या करता, और ये जो जुमले हैं ना, ये आपकी शख्सियत को मसख कर सकते हैं। तो सिचुएशन जितनी भी गंभीर थी, जितनी भी ज्यादा वर्ष थी, उसमें जो कुछ भी आपने डिसीजन लिया है, पहले तो ये मान लें कि वो असल में आपका डिसीजन है। आपने आपने बात चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझ करके ना कबूल कर लिया कि आप वो सह नहीं सकते थे। जैसे कुछ मिसालें उमैर ने भी दी, कुछ मिसालें सिस्टर आमीना ने भी दी, वो आप नहीं सह सकते थे, वो दर्द, वो पेन, वो कॉस्ट, इसलिए आपने कहा ये कर लेते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। तो वो जो देख लेंगे वाला भी आपने डिसीजन लिया है ना, उसको भी ऑन करें कि हाँ ये मेरा शऊरी फैसला था, मैं इसको बेहतर करने की, मजीद आगे बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बार बार वो, ये मैं जब बातें हो रही है ना, ये टॉपिक हो रहा है, मुझे बार बार वो विक्टर फ्रैंकल याद आ रहा है, उसकी जो सिचुएशन थी। और एक एक उस किताब के अंदर एक वो क्लाइमैक्स आता है जिसमें जिसमें मतलब वो अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है उसके लिए, लेकिन वो उसको भी ना पूरे अपने अख्तियार के साथ ले रहा होता है, वो अपने आप को लाचार बेबस महसूस नहीं करता। ठीक जहाँ है। वो इमेजिनेशन में जाता, आई थिंक, हाँ, इमेजिनेशन में जाता है वो। इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेटिव पावर से उस, मतलब वो एक गैस चैम्बर के हवाले होने वाला होता है। और हाँ, वो ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी है, और इसमें जो लोगोथेरेपी जो एंड पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पूरी एक न्यू फील्ड साइकोलॉजी की, आप देखें कि उनका कितना ज्यादा विल पावर थी कि वो उस
गैस चैम्बर से बच के आ गए, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने इतना काम किया, और उन्होंने एक पूरी एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लोगोथेरेपी का। हाँ जी। तो ये वहां पे वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, और वो वहां पे फिर इमेजिनेशन के थ्रू वो कहते हैं कि बस अब भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब भी तो ये इस्तेमाल। उसका पीक था। या जी। बिल्कुल। तो ये क्योंकि वो रेलिवेंट गुफ्तगू हो रही है ना, तो क्योंकि 2-3 मरतबा मैंने उस किताब को सुना हुआ भी है, तो बार बार वो सीन आ रहे हैं कि असल में जिंदगी जितनी भी आपको जिंदगी के अंदर जितने भी शदीद तरीन और मुश्किल तरीन लम्हात आए, इरादा अख्तियार बाकी है, बाकी है, बाकी है। और इसको जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, हम ऑन नहीं करेंगे, हम मौजूद चीज़ों को भी खोना शुरू कर देंगे, किरदार कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जी, हमारे पास जो गिवन टाइम होता है ना, उस टाइम होता है उसके मुताबिक 2 मिनट रहते हैं। एंड कोई बात करना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे, मोस्ट वेलकम। वरना सिस्टर आमिना इसको आप कंक्लूड करें और फिर हम आगे बढ़ें, बल्कि यहाँ तक हो गया। कंक्लूड तो मेरे ख्याल से आपने कर ही दिया है। हमने सिर्फ आज 2 एग्जांपल्स लेके देखा था कि जी। क्या इंसान के पास इरादा इख्तियार है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीमारी के हवाले से हमारे सामने यही बातें आई थी कि अपनी अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इज्तमाही मसाइल हैं या तकदीर का कोई है, तो वो तो फिर अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम अपना नतीजा क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच पे रहना है। और दूसरी जो मिसाल थी जो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकती है विक्टिम माइंडसेट की भी, अगर अगर इंसान इसको अपनी मजबूरी का नाम देता रहे देता रहे देता रहे, तो वो विक्टिम माइंडसेट में चला जाता है। मजबूरियां तो हो ही सकती हैं जिंदगी में, वो तो होती ही हैं, इंसान मजबूर हो भी जाते हैं, समझौते भी होते हैं, सारा कुछ होता है। बट उसको अगर आपने समझौता समझ के भी कबूल किया है, तो फिर उसको कबूल करना है, उसको ऑन करना है। हम बेसिकली जो आइडिया फ्री विल के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे वो थे कॉस्ट प्राइस का, यानी मेरे मेरे माइंड में ये था कि इसके थ्रू हम इस चीज़ तक पहुंचेंगे कि हम किस चीज़ की कीमत अदा करना चाहते हैं और किसकी नहीं। होपफुली हम लोग कहीं ना कहीं इसको बच्चों को समझाने में कामयाब हो गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और अब हम मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। और यहीं से ये जो 5-6 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो मेरे ख्याल से फितरत का हिस्सा हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि इसमें हमने इरादा इख्तियार को हमने डिटेल के साथ देख लिया है, मोरालिटी को हमने देख लिया है, इमेजिनेशन को सब जानते हैं, विजडम अकल, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आज इतना ही था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फीडबैक आप लोग प्लीज़ अपना अपना फीडबैक हमें दे दीजिएगा ग्रुप में। हाँ जी, आखिरी बात मैं यही कहने वाला था कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो ऑडियो में लिख करके ज़रूर भेजें, अपनी सजेशन ज़रूर भेजें, ताकि हम इन मीटिंग्स को, इस सफ़र को मज़ीद बेहतर कर सकें आप सबकी मुशावरत से। ठीक है ना जी, तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। और बाकी इस की रिकॉर्डिंग भी और इसकी एआई जनरेटेड समरी को भी मैं शेयर कर देता होता हूँ ग्रुप में, एज यू नो। बट मैं, मेरी ख्वाहिश है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस समरी से भी पहले आप अपना फीडबैक, मुख्तसर हो जो भी हो, वो ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें हमको। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।